तो ये फलनों की अवकलनीयता की जांच करना हम लोग जो है सीखेंगे, ठीक है। तो लास्ट टर्न पे हमने आपको बताया था कि किसी फलन के अवकलन के द्वारा हम लोग क्या ज्ञात करते हैं ना। तो किसी भी फलन के अवकलन के द्वारा हम फलन के किसी बिंदु पर स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं, है ना। और आपने देखा था कि यही जो है स्वतंत्र चर के साथ परतंत्र चर के परिवर्तन की दर किसी बिंदु पर जो निकालते हैं तो वह ज्यामितीय रूप से ये बताता है कि उस बिंदु पर उस वक्र की स्पर्शी की प्रवणता है ना। तो हम लोग जो है अब यहाँ पर आज ये सीखेंगे कि अवकलनीयता कैसे ज्ञात की जाती है। तो इसमें अगर हम मान लीजिए जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल रहे हैं, अगर उस बिंदु की तरफ अगर हम बाएं तरफ से अप्रोच करते हैं, किधर से करते हैं, तो उस केस में जो अवकल गुणांक मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बाएं पक्ष का अवकल गुणांक। और उसी बिंदु की तरफ जब हम लोग दाहिनी तरफ से अप्रोच करते हैं तो उस केस में जो अवकल गुणांक मिलता है उसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। तो इसके लिए हम लोग का फार्मूला क्या होगा, LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब जैसे आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर निकाल लो तो किसी बिंदु पे निकालोगे, तो मान लीजिए हमने लिया x = a, x बराबर a पर, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, आगे क्या लिखेंगे f, उसमें लिखाता था x + h, तो यहाँ क्या लिखेंगे a + h माइनस fx होता था तो x की जगह क्या पुट कर देंगे a/h। अच्छा, ये LHD है तो बाएं तरफ से आना है इसलिए यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस, ठीक। और राइट हैंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो इस केस में हम लोग किधर से अप्रोच करेंगे, दाहिनी तरफ से, तो यहाँ पर FA + h माइनस FA/h होगा। और x बराबर a पर फलन y = fx अवकलनीय होगा यदि x बराबर a पर LHD = यही होगा, ठीक है। तो हम लोग एक दो फलन का जो है जांच करके देखते हैं। तो पिछले टर्न पे हमने आपको बताया था कि अगर फलन के ग्राफ को देख करके अगर चेक करना हो कि फलन जो है किस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है, तो ग्राफ के जिस बिंदु पर फलन एकाएक अपना प्रवणता बदल रहा हो, अपने स्लोप को एकाएक चेंज कर दे रहा हो, उस बिंदु पर फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। तो जैसे हमने मॉडुलस फंक्शन का आपको दिखाया था कि x बराबर 0 पर मॉड x वाला जो फलन है वो अपना स्लोप चेंज करता है। तो ये ग्राफिकली तो हम लोगों ने देखा कि x बराबर 0 पर वो अवकलनीय नहीं है। अब जरा फार्मूला के अनुसार हम लोग दिखाते हैं कि क्यों अवकलनीय नहीं है ना। तो हम लोग जांच करेंगे। x बराबर 0 पर फलन fx = mod x के अवकलनीयता की जांच करिए। ठीक, तो इसमें हम लोग का जो मेथड है उसी पे चलेंगे। तो किस पे जांच करना है, x बराबर 0 पे। तो यहाँ a की जगह हमारा क्या हो गया,
तो सबसे पहला काम ये करिए कि आप F0 निकाल करके देख लीजिए क्या आता है। तो हमारे पास देखिए fx इजकल टू है मॉड x, तो हमने x की जगह क्या रख दिया 0, तो मॉड 0 का मान क्या आ जाएगा 0, एक चीज़। दूसरा हम लोगों को निकालना पड़ेगा LHD के लिए a माइनस एच, चाहे तो अब डायरेक्ट यहीं पे मान रख के कर लें हम लोग। और अब देखिए LHD निकालना है, ठीक है। तो LHD का फुल फॉर्म क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, याद हो जाना चाहिए। हिंदी में क्या बोलेंगे, बाएं पक्ष का अवकल गुणांक, ठीक है, बैठ जाओ। तो LHD x बराबर 0 पर, तो ये हम लोग कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो ये देखिए आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो भाई fx इजकल टू है मॉड x, तो यहाँ आप रखोगे 0 माइनस h, तो यहाँ भी रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा मॉड 0 माइनस h माइनस f0 का मान हम लोगों ने अभी निकाला था 0 अपॉन ये हो गया माइनस h। तो ये देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया मॉड माइनस h। तो मॉड के अंदर माइनस हो चाहे प्लस हो, उसका मान हमेशा क्या आता है, तो ये हो गया h अपॉन माइनस h। अब देखिए h से h कैंसिल हुआ, h 0 के बराबर नहीं है, तो ये आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया -1। अब भाई जब यहाँ h ही नहीं है तो ये कुछ भी h का मान रहे, ये तो -1 ही रहेगा। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है -1 आ रहा है। हाँ, तो याद करिए हम लोग जो y इजकल टू मॉड x का जो ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ में आपको याद होगा कि जब x ग्रेटर देन 0 होता है तो लाइन ऐसे जाती है और लेस देन 0 होता है तो ग्रेटर देन 0 वाले की प्रवणता आती है +1 और लेस देन 0 वाले की, तो देखिए आया कि नहीं -1। मतलब ज्योमेट्रिकली समझे रहेंगे तो और समझ में आता है कि रियल में हम निकाल क्या चीज़ रहे हैं, है ना। अब देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला जाए x बराबर 0 पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h प्लस ये सॉरी माइनस f0 अपॉन h, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h का मान यहाँ से निकालिए, तो ये हो जाएगा मॉड 0 प्लस h माइनस f0 का मान 0 अपॉन h। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड h प्लस h हो जाएगा अपॉन h। देखिए h से h कैंसिल हुआ, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 और ये आ गया 1। तो क्या LHD RHD के इक्वल आया, तो आप कहेंगे चूंकि LHD इज नॉट इक्वल टू x बराबर 0, अतः x बराबर 0 पर फलन y इजकल टू मॉड x क्या है, अवकलनीय नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई फलन दे देगा और ऑब्जेक्टिव में उस पर कई क्वेश्चन रहेंगे कि यह फलन सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय है परंतु सतत नहीं है, इस तरह करके ऑप्शन दिए रहेंगे।
तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप सबसे पहले अवकलनीयता की जांच करिए। ठीक, जिस बिंदु पर फलन अवकलनीय है निश्चित तौर पे उस पे वो सतत भी होगा, लेकिन उल्टा नहीं होगा। अगर सतत है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अवकलनीय होगा, लेकिन अवकलनीय है तो ज़रूर वो। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले अवकलनीयता को ही जांचना चाहिए। अवकलनीय अगर है तो निश्चित तौर पे वो सतत होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिया जाए। फलन एफ एक्स इजकल टू, मान लीजिए हम साइन एक्स ले लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू कि x बराबर पाई बाई 2 पर सततता की जांच कीजिए, वो सॉरी अवकलनीयता की। हालांकि साइन एक्स कॉस एक्स ये सब फलन जो है हर बिंदु पे सतत होते हैं। x बराबर पाई बाई 2 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो वो पहले ही करके रख लीजिए, एफ पाई बाई 2 का मान। तो एफ एक्स इजकल टू आपके पास क्या है, तो एफ पाई बाई 2 का मान क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान 1। ठीक है, अब देखिए आप निकालेंगे एल एच डी किस पर, x बराबर पाई बाई 2 पर। तो क्या लिखेंगे आप, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h माइनस f पाई बाई 2 अपॉन माइनस h। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ पाई बाई 2। तो देखो एफ एक्स इजकल टू क्या है, साइन एक्स। तो एक्स की जगह आप क्या रख दोगे, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 माइनस एच, और एफ पाई बाई 2 का मान क्या आया था, -1। ठीक है, इसमें अगर हम लोग एच की जगह 0 रख दें तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 का मान 1, तो 1 माइनस 1 0 अपॉन 0 हो जाएगा। तो इस केस में अब हम लोग को क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तब तक जब तक कि इसका कोई एक निश्चित मान ना मिल जाए। ठीक, तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अगर खोल दिया जाए तो देखिए क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 ना, कॉस h साइन a माइनस बी वाला, माइनस कॉस पाई बाई 2 साइन h माइनस 1 बाई, ठीक है। अब देखो कॉस पाई बाई 2 का मान क्या होता है, 0। तो 0 का साइन h में गुणा हुआ तो ये 0 हो गया। साइन पाई बाई 2 का मान क्या हो गया, तो ये आ गया हम लोगों का लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस h माइनस 1 अपॉन माइनस h। हालांकि कंपटीशन के लेवल से क्वेश्चन जब किया जाता है तो इसका शॉर्टकट मेथड भी है जिसको एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं। ठीक है, वो कैसे अप्लाई होता है मालूम है, जब लिमिट जो है 0 की तरफ जा रहा हो, और मतलब लिमिट जिसकी तरफ जा रहा है उससे अंश और हर दोनों 0 हो रहा है, तो अंश और हर दोनों का अवकलन कर दीजिए और उसके बाद फिर जो है लिमिट रख दीजिए, तो फट से आ जाता है। जैसे आपको यहाँ अगर हम बताएं, अगर अंश का अवकलन करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका कॉस h का माइनस साइन h, ये तो 0 हो गया, और इसका हो गया -1, तो माइनस साइन h अपॉन -1, तो ये साइन h हो गया, h की जगह 0 रख दिया, साइन 0 का मान 0 हो गया, तो LHD 0 आ गया ना। तो आप जो है, लेकिन अगर आप उस विधि से नहीं करेंगे तो ये ऐसे लिखेंगे, लिमिट
h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर कॉस का ऐसा मान रखो जिससे कि ये 1 कट जाए। कुछ याद आ रहा है? कौन सा मान? लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h का मान ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। याद आ रहा है फार्मूला? भाई कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं ना, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये ब्रैकेट आपने खोल दिया है तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h। देखो LHD में हम ये मेथड यूज़ कर दिए हैं, RHD में आपको जो है वो एल हॉस्पिटल वाला लगा देंगे, उससे तो ये लाइन में हो जाता है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में वही सब यूज किया जाता है। ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, अब हम देखिए, आप जानते हो कि अगर जो साइन में जो कोण है वही अगर बटे में आ जाए तो लिमिट अगर 0 जा रही हो तो 1 हो जाता है। तो इसको आप ऐसे लिख लें, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 अपॉन, ये 2 को बटे में भेजिए h बाई 2। ये लिमिट अलग कर लीजिए। अब एक तो यहाँ बच रहा है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 ना, इसका मान क्या हो गया? क्योंकि h 0 रखेंगे तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है, ये भी 0, तो ये 1 हो गया। और यहाँ h की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, तो आ गया 0 ना। तो इस तरीके से आपने देखा कि LHD जो है इसका आ गया 0, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 है। अब जरा RHD देखा जाए। तो RHD जब लिखेंगे आप तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, ये पाई बाई 2 प्लस h माइनस f पाई बाई 2 अपॉन h ना। तो यहाँ पर जब आप रख रहे हो तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन पाई बाई 2 प्लस h और f पाई बाई 2 का मान क्या है 1 अपॉन h। अब ये अंश और हर में दोनों में अगर हम लोग h की जगह 0 रख देंगे तो ये साइन पाई बाई 2 का मान हुआ 1 1 माइनस 1 0 अपॉन, तो आप यहीं पे अवकलन कर दो अंश और हर दोनों का। तो अंश और हर दोनों का अवकलन करेंगे तो देखिए क्या करना है, ऐसे हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जो विधि इस्तेमाल की जा रही है इसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलते हैं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये हो गया, ये अंश का अवकलन करिए तो साइन x का क्या हो जाएगा, तो ये हो गया कॉस पाई बाई 2 प्लस h, 1 का हो गया 0 और ये h का हो गया 1। अब इसमें जहाँ जहाँ h है वहाँ 0 रख के देखिए, h की जगह 0 रख देंगे तो ये हो गया कॉस पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 का मान हो गया 0, तो ये आ गया 0 अपॉन 1 इजकल टू 0। तो आप देख रहे हो कि LHD इजकल टू क्या आ गया, RHD। अतः फलन x बराबर पाई बाई 2 पर क्या है, अवकलनीय है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोग साइन का पाई बाई 2 पर ऐसे आता है ना, साइन x का ग्राफ ऐसे होता है। ये देखिए इसे +1 है, नीचे -1 है। ग्राफ देखिए, जितने भी फलन का ग्राफ है वो हमने त्रिकोणमिति का 2 लेक्चर अपलोड किया हुआ है कि त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन और रेंज। आप वो दोनों लेक्चर देख लेना, वो इंग्लिश में है,
वो दोनों पूरा हमने जो है 6 जो आपके त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सबका जो है ग्राफ भी उसमें हमने बनाया है, साथ में उनके डोमेन रेंज सब है उसमें। तो उसको 1-2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, सबका ग्राफ है उसमें। इसका ग्राफ देखिए ऐसे आता है। तो ये देखिए π/2 यहीं पर है। तो आप खुद ही सोचो ना, x = π/2 पे जब आप अवकलन करोगे तो वो जो स्पर्शी होगी x अक्ष के समांतर ही तो हो जाएगी, और x अक्ष के समांतर अगर हो गया तो उसकी प्रवणता 0 हो गई। देखिए 0 आ भी रहा है, चाहे लेफ्ट साइड से चलिए चाहे, इसीलिए ना। कहानी समझ में आ रही है? माताब बड़े ताजगी में दिख रहे हो, लग रहा है समझ में ठीक से आ रहा है। समझ में आ रहा है इसलिए लग रहा है कुछ ताजगी में हो। समझ में आता है तो ताजगी अपने आप आ जाती है, नहीं समझ में आता है तो मुरझाए हुए चमन की तरह। जैसे फिजिक्स का कहानी सुनाया जाता है तो सुनते सुनते सो जाते हो तुम। कौन है सोने वाला नेटवर्क? सो जाते हैं सब ना। तो ये समझ में आ गया। एक आध फलन का और बना के दिखा देते हैं। ये अवकलनीयता वगैरह का आता है एग्जाम में बढ़िया से। अब देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन सबका मूल क्या है आप ध्यान दे रहे हैं? सबका मूल है लिमिट। अगर आप लिमिट निकालना सीख गए सही ढंग से तो फिर आपको ना तो सततता में प्रॉब्लम आना है, न ही अवकलनीयता में प्रॉब्लम। अब एक जांच करिए इसका फलन y या fx = x² की x = 3 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए फलन हमारा क्या हो गया, x² किस पर जांच करना है? तो f3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3² = 9 ना। तो LHD निकालिए, x बराबर किस पर, 3 पर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 ना, f3 + h, LHD है इसलिए माइनस f3 अपॉन, मान रख दीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 - h, तो 3 - h का होल स्क्वायर, f3 का मान 9 अपॉन -h। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, 9 + h² - 6h -9 अपॉन, ये देखिए 9 से 9 कटा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इसमें h कॉमन ले लो या -h कॉमन ले लो, तो ये आ गया 6 - h अपॉन -h। h से h कैंसिल हो गया, h इज नॉट इक्वल टू 0। अब h की जगह 0 रख दो इसमें ना। और RHD जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 + h माइनस f3 अपॉन h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f3 + h, तो ये हो गया आपका 3 + h का होल स्क्वायर -9 अपॉन h। फिर वही लिमिट
देखिए सिंप्लीफाई इसलिए करना पड़ता है कि अगर आप डायरेक्ट लिमिट रख देंगे, जैसे h की जगह 0 रख दिया, तो फिर वही 9 - 9 0/0 आ जाएगा। तो और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो फिर अंश और हर का अलग अलग अवकलन कर दीजिए, क्योंकि ये भी 0 0 आ रहा है। तो ये हो गया 9 + h² + 6h - 9 ये 9 से 9 कटा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लो तो ये हो गया h + 6, h को कैंसिल किया, h इज नॉट इक्वल टू 0। तो LHD और RHD देखिए इक्वल आ गया। इसका मतलब ये फलन जो है x = 6 पर अवकलनीय है। वैसे ये ध्यान रखा करिए कि जो बीजगणितीय फलन होते हैं वो फलन जो है हर बिंदु पर सतत होते हैं और हर बिंदु पर अवकलनीय भी होते हैं। और फलन में देखिए जहाँ जहाँ ग्राफ टूटा हुआ होता है वहीं पर जो है फलन असतत तो हो ही जाता है जहाँ टूटा है, अवकलनीय है कि नहीं उसके लिए LHD RHD निकाल कर देख लीजिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो है अवकलनीयता की जांच की जाती है। अवकलन का कहीं कहीं एक और यूज भी होता है, वो सब देखोगे आपको एक्सरसाइज वाइज मिलता जाएगा, कि जैसे कभी वर्गमूल वगैरह, घनमूल, चतुर्थमूल, ये सब निकालना होता है अवकलन की सहायता से। तो वो भी देखिए आप, उसका आप फिजिक्स में भी यूज कर सकते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि भैया किस कंडीशन में ऐसा होता है। अवकलनीयता में और किसी को कोई डाउट हो तो बोल दो, नहीं है ना। और देखो मैथ भैया प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस के आप सोचेंगे कि मैथ में मेरा अच्छा नंबर आ जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है। अगर ये चेक करना हो कि भाई कोई स्टूडेंट घर पे मैथ की प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो तुरंत पता चल जाएगा उसको। आपको ये जो एक्सरसाइज आपने पढ़ाया हुआ है उसका एक क्वेश्चन उसको दे दीजिए। अगर वो प्रैक्टिस करता होगा मैथ का तो क्वेश्चन को थोड़ी देर देखेगा, थोड़ा सोचेगा और शुरू करेगा, अंत भी करके सीधे आपको दिखा देगा। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता होगा तो बस आप देंगे क्वेश्चन, वो लगाना शुरू करेगा, 2 लाइन करेगा, बोलेगा अरे कैसे हो गया, काट के फिर दोबारा करेगा, फिर काटेगा, फिर दोबारा। तो समझ जाइए कि एक को अच्छा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। और ये ध्यान रखिए कि मैथ का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर आप चाहते हो कि बोर्ड के एग्जाम में मैथ में आपके अच्छे मार्क्स आएँ, तो उसके लिए जैसे आप डेली रूटीन में खाना रखते हैं कि सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात को फिर खाना, वैसे ही मैथ भी तीनों टाइम चलना चाहिए। जब मौका मिले बैठ के 2 सवाल लगाओ, जब मौका मिले 2 सवाल लगाओ। प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, आप मान लीजिए। भाई याद करने वाले जो विषय होते हैं ना, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, वो तो मान लीजिए आपका कंसंट्रेशन बड़ा अच्छा है, आपकी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, तो आप हो सकता है कि रट उठ करके महीने 2 महीने में काफ़ी हद तक आप काम कर लें अपना। लेकिन जहाँ न्यूमेरिकल की बात आ जाएगी, जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, मैं तो पूरा यही है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसको आप जब तक डेली रूटीन में नहीं लाओगे कि भैया रोज़ हमको 10 ठो मैथ का सवाल लगाना है, रोज़ हमको फिजिक्स के 5-6 न्यूमेरिकल लगाने ही है, रोज़ हमको केमिस्ट्री का भी लगाना है, ये अपनी आदत में आप डाल लोगे तो आपका जो है न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत मजबूत हो जाएगा। कोई लड़का ये सोचे कि यार अभी ऐसे ही पढ़ ले रहे हैं, जब एग्ज़ाम आएगा तब जो है, तो लिख करके हम आपको दे रहे हैं कि मैथ में आपका सबसे गया गुजरा नंबर आएगा। साल भर प्रैक्टिस मांगता है मैथ, रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। याद करने वाला हमने बता ही दिया कि याद करने वाले जो टॉपिक हैं वो तो मान लीजिए कि आप हमारे ही साथ 1 महीना बैठ जाइए, फिजिक्स में एक चीज़ रटवा देंगे 1 महीने के अंदर। लेकिन आप कहेंगे सर वैसे न्यूमेरिकल भी रटवा दीजिए, तो ये इम्पॉसिबल है। समझ गए। तो याद करने वाले का शॉर्टकट है, लेकिन न्यूमेरिकल का कोई भी शॉर्टकट। और लड़के सोचते हैं कि भैया कोनो ऐसे गुरुजी मिल जाए कि एक के बार में टॉनिक पिला दें कुल हो जाए, तो ये असंभव है, ये नोट कर लीजिएगा। वो भी इंटर का इतना लेंदी सिलेबस है, जब तक आप जो है कछुए की तरह लगातार नहीं चलेंगे तब तक आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत से लड़के दिमाग से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई में खाली कंटिन्यूटी नहीं होती है, इसीलिए उनका रिजल्ट बर्बाद हो जाता है।
पढ़ाई में कंटिन्यूटी, सततता होनी चाहिए। हमारा त्यौहार आ जाए, हमारा कोई भी व्यवधान आ जाए, इतना देर हमको अगर पढ़ना है तो उतना पढ़ने के बाद ही हम इंजॉयमेंट करेंगे। अब बच्चों का क्या होता है, बर्थडे आ गया, सुबह से शाम तक बर्थडे की तैयारी। अरे यार, तुम्हारा असली बर्थडे, तुम्हारा असली त्यौहार उस दिन मनेगा जिस दिन आप जो है मनचाहा रिजल्ट लाओगे। अब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में फेल हो गए, बोर्ड के एग्ज़ाम में एकदम गया गुजरा नंबर पा गए, तो उस दिन तो भैया त्योहारों के दिन जो है क्या अंदर से आत्मिक खुशी आएगी आपके अंदर? जाएंगे पटाखे में आग लगाने तो बगल वाले को देखेंगे, मने मने कुछ बोल तो नहीं ना रहा है, फेल हो गया, चला है जो है दीपावली मना रहा है। मैथ में 30 नंबर पाया, वही में पता ना कौन चीज़ का दीपावली मना रहा है। तो वही चीज़ है। तो खुशियाँ जो है, जो ना आंतरिक खुशी आती है, जैसे आप किसी काम को कर रहे हो और वो काम आपका हो जाए, तो जो आनंद की अनुभूति होती है वो किसी आर्टिफिशियल तरीके से नहीं मिलेगा। समझ गया ना? तो इसीलिए अपने असली लक्ष्य को निर्धारित करिए। आपके जितने भी मन में इच्छाएं जग रही हैं कि भैया हम फिल्म देखेंगे तो हम हई करेंगे, हो करेंगे, सारी इच्छाओं को अभी दबा दीजिए और आप एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि भैया हमको जो है पहले अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को एकदम क्रैक कर देना है, 90% के ऊपर नंबर ला देना है। उस ढंग से लगे रहिए और जिस दिन आपका मनचाहा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जितनी इच्छाओं को दबा के रखे थे 1 महीने में पूरा कर दीजिए और फिर अगले लक्ष्य पे लग जाइए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मतलब पढ़ाई हो रही है लेकिन एक सिस्टम से नहीं हो रही है, इसलिए उसका जो है परिणाम नहीं मिल रहा है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। देखिए, जो इसको बोला जाता है एप्रॉक्सीमेशन, जो मेथड होता है, जिसे हमने बोला कि चतुर्थ मूल, पंचम मूल, ये सब निकालना है। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि 25.002 का चतुर्थ मूल निकालिए, तो यहाँ तो वर्गमूले निकालने में दिक्कत हो जाता है, चतुर्थ मूल कैसे निकलेगा? बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम लोग के पास ये होता है ना, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ये डेल्टा हम ये वाला यूज कर दे रहे हैं। डेल्टा y बाई डेल्टा x इजकल टू dy बाई dx होता है ना। तो यहाँ पर ये लोग ये कह देते हैं कि अगर ये वाला परिवर्तन अगर बहुत बड़ा न हो, एक्चुअली जो अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं ये लगभग में निकालने जा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है, लेकिन दशमलव के 2 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, उसके बाद वेरी करेगा। तो हम लोग के जो कैलकुलेशन वगैरह होते हैं, चाहे मैथ में, चाहे फिजिक्स में, चाहे केमिस्ट्री में, तो दशमलव के 2 ही अंक तक तो देखते हैं कि भाई एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। तो इसको अप्रॉक्सीमेशन इसीलिए बोला जाता है कि लगभग मान बताना, एक्यूरेट मत मानिएगा इसको, क्योंकि इसमें देखिए क्या लगभग माना जा रहा है। यदि डेल्टा y तथा डेल्टा x बहुत छोटे हों, बहुत छोटे हों में वो नहीं है, अनंत सूक्ष्म वाला नहीं है, बहुत छोटा मतलब इतना छोटा है कि जैसे 0.002, 0.001 ना, मतलब कह सकते हैं आपकी जो परिवर्तन है वो 1 से काफ़ी छोटा है। तो उस केस में तब हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा y बाई डेल्टा x को लगभग dy बाई dx के मान लेते हैं, लगभग। और इस केस में क्या होता है, डेल्टा y का मान आ जाता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। और इसका यूज करके हम लोग जो है मान निकाल लेते हैं। कैसे? अब ध्यान से देखिएगा। अब हम करेंगे क्या, जो भी यहाँ पर संख्या दिया रहेगा इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक भाग वो लेंगे जिसका कि
घनमूल, चतुर्थमूल, ये सब हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सिंपल कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको 27 कर दिया, 27.00 ठीक। तो अच्छा ये चतुर्थ मूल है ना, अभी तृतीय पे कर दें। हाँ अभी तृतीय पे कर देते हैं। तो 27 का घनमूल आप जानते हो कितना होता है, 3 हो जाएगा। तो इस तरीके का करते हैं। अब जैसे यहाँ वर्गमूल अगर होता तो फिर वो दिया रहता 25 दशमलव करके कि आप 25 का वर्गमूल आप निकाल सकें। लेकिन एक चीज़ है कि जो संख्या रहेगी उसके साथ वाला जो है, अब आप कहेंगे कि सर 27 है और पावर में 1/2 होता, तो क्या हम 25 दशमलव लिख के कर लेते? तो नहीं होता, क्योंकि 25 दशमलव जब आप लिखते तो 2.00 आ जाता, जो कि 1 से छोटी संख्या नहीं है, तो फिर वो अप्लाई नहीं हो पाता। मतलब ये अप्रॉक्सीमेशन का यूज होगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि भैया कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और हर जगह अप्लाई होगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमने देखिए 27.002 जो था इसको हमने ऐसे लिख लिया 27 + 0.00। नियम क्या हमने बताया, आप समझ गए ना। ये जो घात है जैसे घनमूल है, तो ये जो 2 भाग में लिखा गया इसमें से एक भाग का घनमूल निकल जाए और दूसरा वाला जो भाग है वो 1 से काफ़ी छोटा होना चाहिए। इतना समझ गए आप। तो अब आपको करना क्या है कि ये जो पहला वाला भाग है इसको आप x मान लो। क्या मान लो? मतलब x = आपने मान लिया 27, ठीक। अब आप ये लें fx = x की पावर 1/3। कहानी समझ में आ गई? ये वाला जो है इसको आपने x मान लिया और फलन बना दिया x पावर 1/3 ये वाला, ठीक। तो ये fx का मतलब क्या है, वही है ना dy/y। तो अब आप यहाँ से dy/dx निकाल लो, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ x पावर 1/3। तो x पावर n वाला फार्मूला यूज करिए, तो 1/3 x पावर 1/3 - 1, तो ये हो गया 1/3 x की पावर 2/3। ठीक है। अब हमारे पास देखिए x का मान ये 27 हो गया और ये जो बच रहा है इसको हम लोग लिखेंगे Δx। हमारा अगला स्टेप है Δy निकालना, ठीक। तो Δy निकालने के लिए ये है dy/dx × Δx ना। तो यहाँ dy/dx तो हमने ये निकाल लिया और Δx भी हमको पता है। तो यहाँ पर आप देखें Δy = हो गया dy/dx × Δx। तो dy/dx का मान हो गया 1/3 × 1/x पावर 2/3 ना × Δx। तो 1/3 1/x का मान कितना हो गया 27। तो 27 की पावर 2/3 और इंटू Δx क्या निकाला आपने 0.002। तो ये 1/3, 27 का घनमूल कितना हुआ 3 और 3 का स्क्वायर 9, तो ये 9, तो ये आ गया 0.002/27। क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों ने देखिए Δy भी निकाल लिया। अब हम आ जाएंगे यहाँ fx = हमारे पास है, जैसे ऐसे लिख लेंगे आप y = fx। तो x की जगह आपने क्या लिखा x + Δx। तो यहाँ से y प्लस क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा, बड़ा हो गया हम लोगों का काम। तो यहाँ पर एक काम आप कर लें, ये x = 27 पर y का मान निकाल लीजिए। तो y = आ जाएगा 27 की घात 1/3, मतलब ये आ गया 3। तो ये देखिए y का मान मिल गया, Δy आपने यहाँ से निकाल लिया। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा f y का मान हो गया 3 और Δy का मान, ये आप अपना देख लेंगे कि दशमलव के कितने अंक तक मान निकालना है।
तो ये भाग दे लेंगे और इसमें जोड़ देंगे। और एफ देखो एफ एक्स का मान क्या था, एफ नहीं ये एफ एक्स था एक्स पावर 1/3, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की पावर 1/3। अब एक्स हो गया आपका 27 और डेल्टा एक्स हो गया 0.002, इसका मान ये आ गया। मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जो फलन आपको दिया गया है जिसका मान निकालना, उसको पहले दो भागों में विभाजित करिए। एक भाग वो होना चाहिए जिसका घनमूल चतुर्थ मूल आसानी से निकाला जा सके, और दूसरा भाग वो होना चाहिए जिसका मान 1 से काफ़ी, उसके बाद आप फलन बना करके और इसी विधि से कर लें। अब वो जैसे 27.002 है, वो 27 दशमलव न हो करके अगर ये कुछ ऐसा होता है कि हमको माइनस करना पड़ता है, जैसे 28 करके होता, तो फिर 27 माइनस करना पड़ता। तो उस केस में ये जो डेल्टा एक्स देख रहे हो, जब वहाँ पर माइनस में आता तो ये डेल्टा एक्स भी मेरा माइनस में होता, जो चिन्ह आएगा वही रखेंगे आप। तो यहाँ पर जो है ये भी जब आप निकालते तो ये डेल्टा वाई भी, और फिर यहाँ भी जब मान पुट किया जाता तो ये वाई प्लस डेल्टा वाई देख रहे हो, तो ये डेल्टा वाई का मान यहाँ पर तो प्लस भी होता है माइनस भी होता है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी एक एक्सरसाइज आपका बना होगा, उसको हमको लगता है हिंदी में बोलते हैं सन्निकट मान, है ना, तो वो इसी विधि से है, अप्रॉक्सीमेशन। चलिए फिजिक्स निकालिए।